राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम की बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, वैल्यू एडिशन के बारे में बात कर रहे थे और एक स्ट्रेज आप दूसरों से किस प्रकार ले सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपके पेपर 4। और पेपर 4 का जो पहला पार्ट है हिंदी, व्याकरण और कंपोजिशन। तो इन दोनों के बारे में हम चीज़ें समझते हैं। और अगर सबसे पहले अगर हम इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हिंदी जो है आपके पूरे के पूरे पेपर 4 में जो 120 नंबर का जो इसे वेटेज दिया गया है और बाकी जो 80 नंबर हैं वो आपके इंग्लिश के हैं। यानी कि अगर इसका आप अनुपात देखोगे 120 और 80 का, तो जो अनुपात बनेगा आपके 3:2 में जो है वो चीज़ें रखी गई है। और इसलिए हिंदी को यहाँ पर ज़्यादा जो है वेटेज मिला हुआ है। और हिंदी को जब ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ के जो गाँव के बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप व्याकरण को और हिंदी के कंपोजिशन पार्ट को ठीक से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो शहरों के जो बच्चे होंगे वो हो सकता है आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और जो इंग्लिश का पार्ट है वहाँ पर आपको आगे ना बढ़ने दें। इसलिए हिंदी को अपनी मजबूती बनाए रखें और साथ साथ में बाकी जो पेपर जहाँ जहाँ पर आपकी वीकनेस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर लें, तो शायद आप ज़्यादा बेटर जो है परफॉर्म कर पाओगे। अब अगर बुक लिस्ट के बारे में बात करें, जैसे कि जो इसी 120 में से जो 50 नंबर होंगे वो आपके होगा आपके व्याकरण का पार्ट और अगला जो 70 नंबर होंगे वो होंगे आपके कंपोजिशन के। और इस व्याकरण के पार्ट में अगर मैं बुक लिस्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको चीज़ देखनी है तो वो है आपके आरबीसी की बुक। अब आरबीसी की बुक आपको देखनी है, क्यों देखनी है? क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पर दे रखी है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको खुद को चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये कौन सी बुक है, क्योंकि जो शुरू में होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि बुक है कौन सी। तो ये वाली बुक है जो आप स्क्रीन पर देखोगे, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए पाठ्य पुस्तक। यानी कि चारों जो कक्षाएं हैं जो कि स्कूल में सबसे बड़ी होती है उनको यहाँ पर जो है शामिल कर लिया गया है। ये आप किताब देख सकते हैं, आरबीसी की ही किताब है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये किताब को आपने बुक एक बार देख ली, उसके बाद में आपको राघव प्रकाश की जो किताब है उसको भी देखना है। अब राघव प्रकाश जी की कौन सी किताब है, तो ये है आपके राघव प्रकाश जी की किताब व्यावहारिक सामान्य हिंदी। इसको आपको जो है 100% देखना है, इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कोई बुक है नहीं। तो ये तो आपके बनेगी बेसिक आरबीसी की किताब। और ये जो राघव प्रकाश की बुक होगी ये आपके बनेगी एडवांस का आधार। एडवांस का आधार ये बनेगी, यानी कि वैल्यू एडिशन क्या मैं कहूँगी, इसको भी आप बेसिक के तौर पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है और इसको आप सोच रहे हैं यार स्किप कर दूं मैं एक बार के लिए और मैं सीधा राघव प्रकाश की तरफ जो जाना चाहता हूं, तो आप सीधा जा सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्योंकि राघव प्रकाश जी ने शायद ही कोई ऐसी चीज़ें जो छोड़ी हों। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये जो किताब है मैंने 1-2 बार तो पढ़ ली थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि यूपीएससी का एग्जाम था बीच में, मुझे बाद में रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिला इस बार मेंस में। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो राघव प्रकाश की किताब थी उसी को जो है बार बार रिवीजन किया था। लेकिन अब अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एसआई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दोनों की साथ में कर रहे हैं, तो इस किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए और रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आरबीसी जैसी किताब, एनसीईआरटी जैसी किताबें ऐसी होती है जहां से सिंपल और मॉडरेट सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ से जो बेसिक चीज़ें कवर करोगे ना उसकी, यानी कि कहीं पर दूसरी जगह वो सोर्स मिलेगा नहीं और ऑथेंटिसिटी भी होगी वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आपने आरबीसी किताब पढ़ी, उसको देखा अच्छे से, फिर आपको राघव प्रकाश की किताब खरीदनी है और उसको पढ़ना शुरू करना है। लेकिन दिक्कत ये कि व्याकरण के कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको खुद से समझ में नहीं आएंगे। कौन कौन से समझ में नहीं आएंगे? संधि वाला हो सकता है कि पहली बार पढ़ो आपको समझ में आएंगे, ऐसे ही जो प्रत्यय वाला, उपसर्ग वाला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि भाई साहब किसके वीडियो लेक्चर देखें, तो मैंने तो राघव प्रकाश जी के वीडियो लेक्चर देखे थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसके पास वीडियो लेक्चर सारे सारे थे और उन्होंने एसआई की प्रिपरेशन के लिए वो वीडियो लेक्चर बना रखे थे। तो मैंने वो शुरू के जो संज्ञा के आपके संज्ञा क्या संधि के, प्रत्यय के, उपसर्ग के, ये जो बेसिक 3 वीडियो थे और बाकी में भी जहां जहां पर मुझे दिक्कत लग रही थी वो मैंने सारे सारे वीडियो देख लिए थे ताकि ये किताब पढ़ने में मुझे आसानी रहे। और संधि में तो मैं आपको यही कहूँगा 100% जो है राघव प्रकाश जी के वीडियो देख लें। अगर आपको संधि को ठीक से समझना है तो बाद में खुद के ट्रिक्स वगैरह लगा लें, लेकिन एक बार आप जरूर देखें किताब को पढ़ते साथ साथ। जैसे ये राघव प्रकाश जी का लेक्चर खत्म हुआ, फिर आपको यहाँ से जो किताब से रिविजन कर लो पूरा का पूरा। अब लेकिन सवाल ये भी उठता है, हो सकता है कि बहुत सारों को जो लेक्चर मिल ही ना पाए राघव प्रकाश जी के, तो आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको जो बेस्ट टीचर लग रहा है कि जिसने व्याकरण को जो अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उससे भी जो है ले सकते हैं चीज़ें। जैसे कि एक महेश भास्कर जी हैं, तो आप जो है इनके कोई वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ा रखी चीज़ें, कितनी बेसिक कवर हुई है। लेकिन बाकी मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगा कि अगर राघव प्रकाश जी के अगर लेक्चर मिल रहे हैं तो इनको आप देखने की जरूर कोशिश करें एक बार के लिए। तो 2 चीज़ें हो गई, आरबीसी किताब हो गई और आपके राघव प्रकाश की किताब, उनको उनके लेक्चर। उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरी नंबर चीज़ पे आपको परख की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये कि परख टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चों को ना के बराबर पता है। उन्हें 2 चीज़ें पता है, एक तो स्प्रिंग बोर्ड, एक है सिरेमिक एकेडमी।
तीसरी चीज़ के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता कि इससे इनसे भी शानदार तरीके की चीज़ें क्या हो सकती है। और परख की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है टेस्ट सीरीज है, कोई भी कोचिंग जो इनकी बराबरी नहीं है, अभी के मामले में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इनमें कमियां नहीं, इनमें भी है, लेकिन इसको इनकी टक्कर का कोई दूसरी जो अभी तक जो टेस्ट सीरीज तो नहीं दिखती है यहाँ पर इस मामले में। और परख भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकता है और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन अभी आप मेरे हिसाब से परख की टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेटर है। आप दूसरी कोचिंगों की देख सकते हैं और देख के अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी बेटर और किसकी बेटर नहीं है। बाकी मैं आप जो बच्चे हैं मैं उनको सचेत कर देता हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं को जानते हैं, स्प्रिंग बोर्ड और सिरेमिक अकेडमी को। पैसे बर्बाद मत करना इनकी टेस्ट सीरीज में। एक बार आप परख की टेस्ट सीरीज जरूर देखें, शायद सस्ती भी उनसे ज़्यादा ही पड़ जाए एक बार के लिए, और क्वालिटी तो निश्चित रूप से उनसे अच्छी होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कम से कम, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। बाकी कोचिंगों की भी मैंने ली थी, जैसे मैंने कनेक्ट सिविल की भी मैंने ली थी, उसमें यानी वो पूरी की पूरी ली थी, तो उसमें टेस्ट सीरीज वो भी अच्छी बनाते थे ना, उसमें उनकी भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल भी अच्छे होते थे, लेकिन कॉपी चेकिंग जो है उनकी परख से काफ़ी डाउन थी, काफ़ी डाउन थी मैं ऐसा कहूँगा। और मैं कहूँगा एक तरीके से टाइम पास होता था भाई, बस कॉपी दे रखी, कोई ना ढंग के सजेशन मिलते थे ना, है ना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती थी कनेक्ट सिविल में भी हिंदी के स्तर पर। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार जोर देके कह रहा हूँ कि परख को यहाँ पर आप फॉलो करें, और बार बार मुझे इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि परख के बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं। तो 3 चीज़ें हो चुकी है, और मैंने हर जगह देखो तीर के निशान बनाए हैं, आप तीर के निशानों को ध्यान रखें, यानी कि फिक्स सीक्वेंस में करना है आपको चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पहले सबसे पहले परख की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने परख के टेस्ट दिए, तो टेस्ट देने के बाद मेरे साथ क्या होता था कि नंबर कई बार मुझे लगता था यार व्याकरण में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई, 10 सवाल ऐसे गलत हो गए जो मुझे आ रहे थे, या फिर थोड़े बहुत जो कम रिवीजन के कारण जो नंबर कम पड़ गए। तो मुझे ऐसा लगा व्याकरण ऐसा पार्ट है जहां पर आपको रिवीजन लगातार करते रहना पड़ेगा, और सिर्फ किताब से जो पार जो पढ़ने वाली नहीं है। और क्योंकि किताबी जो लर्निंग होती है पैसिव ज़्यादा होती है, हमें ज़बरदस्ती उसे एक्टिव बनानी पड़ती है, जोर बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके। तो मैंने ये चीज़ फिर ये इसका तरीका ढूंढा कि जो महेश भास्कर हैं, जो उनका इंडियन एजुकेटर नाम से एक चैनल है, तो उनके यूट्यूब पे जो है सारे सारे वीडियोज हैं व्याकरण के, तो वो मैं जो है खाना खाते वक्त जब फ्री टाइम होता था मैं सुनता रहता था। अब वहाँ पर उन्होंने मैराथन टाइप में चीज़ें करवाई है, तो मान लीजिए स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो स्पीड को स्लो कर सकते हैं, स्पीड अगर कम लगे तो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ जो है महेश भास्कर जो वीडियो होंगे वो आपके रिवीजन के आधार बनेंगे, लेकिन रिवीजन के किस आधार पर बनेंगे कि जो छोटी बड़ी जो गलतियां हो रही है वो आपको रिकॉल होती जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि विलोम शब्द आपने पढ़े वापस भूल गए, पर्यायवाची शब्द पढ़े वापस भूल गए, लेकिन महेश भास्कर के जब आप खाना खाते हो या जब भी फ्री रहोगे चीज़ें सुनते रहोगे तो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स बैठी रहेगी, उसको आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। तो 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ों के बाद में आपको महेश भास्कर के जो वीडियोस जो है साथ साथ में देखते रहने। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो आप महेश भास्कर की इस वक्त वीडियो देखोगे वो आपके मेन पढ़ाई के आधार नहीं बनने चाहिए। मेन पढ़ाई तो इन्हीं से होगी, आपकी आरबीसी, राघव प्रकाश और परख की टेस्ट सीरीज से मेन आधार ये है। और महेश भास्कर के जो ये वीडियो हैं ये आपके आधार इस चीज़ के हैं कि आप कोई चीज़ भूलो नहीं, आप टेस्ट दे दिया पूरे पूरे नंबर आ जाए ढंग के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ओनली फॉर रिवीजन पर्पज, ये ध्यान रखें, मैंने आधार बनाने का नहीं कहा, रिवीजन पर्पज के लिए कहा है। और आधार उनके लिए ये बन सकता है जिनके लिए मान लीजिए कि ये लेक्चर अगर आपको राघव प्रकाश से नहीं मिल रहे हैं तो आप महेश भास्कर के देख सकते हैं। बाकी मैंने उनके कोर्स को खरीद के नहीं देखा है, अगर महेश भास्कर से कोई ढंग का टीचर और मिल जाए तो उनको भी आप देख सकते हैं, उसी को चुने जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये ध्यान रखें। और अंधभक्ति को छोड़ दीजिए, मैं यही कहूँगा। यूपीएससी में भी बच्चे इसीलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि अंधभक्ति करते हैं, और आरएस में भी इसीलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि अंधभक्ति की बहुत ज़्यादा भारत में जो है चलन रहता है। तो यहाँ पर व्याकरण का पार्ट जो पूरा का पूरा खत्म होता है। और मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दी है, इससे भी अगर आपको बेस्ट कोई बुक लिस्ट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आता है आपकी चीज़ आती है वो कंपोजिशन की, कि कंपोजिशन के लिए आखिर क्या करें। और मेरे हिसाब से कंपोजिशन में अगर बेसिक चीज़ें अगर आपकी कवर हो गई ना, आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं मिनिमम एफर्ट्स के साथ। और यहाँ पर मैं उन यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बढ़त मिल सकती है, क्योंकि व्याकरण में तो फिर भी यूपीएससी के जो स्टूडेंट आते हैं इतना मौका नहीं मिल पाता रिविजन वगैरह का, लेकिन कंपोजिशन में क्योंकि उनकी आदत पड़ रखी होती है लिखने की वगैरह की, तो एक बार अगर बेसिक चीज़ें आपने सीख ली कि पत्र लेखन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो बाद में आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं दूसरे बच्चों से। तो यहाँ पर आपको कंपोजिशन में क्या करना है कि परख के नोट्स आपको देखने हैं। आप परख की जब टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको वो सारे सारे नोट्स होंगे वो फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, सबसे अच्छी चीज़ ये है परख की। बाकी कोचिंग नखरे करती है, हम नहीं देंगे नोट्स, मैंने कई सारी कोचिंगों में नोट्स मांगे भी थे, कहा भी, तब मैं हर एक का तो नाम नहीं ले रहा फालतू में ना। तो परख के जो हैं वो सारे सारे नोट्स देते हैं। ये सेम चीज़ विजन है इसमें भी होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, कि उनके आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो वो नोट्स भी अपने दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप टेस्ट सीरीज लोगे तो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको पेन ड्राइव में जो है अपने सारे सारे पेन ड्राइव क्या जो गूगल ड्राइव है उसमें आपको सारे नोट्स दे देंगे। और यहाँ पर आपको परख के नोट्स देखने के साथ आप कनेक्ट जो सिविल है उनके भी आप नोट्स देख सकते हो, ऑप्शनल के तौर पर है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब तक मुझे परख के नोट्स के बारे में पता नहीं था या फिर जब तक वो नोट्स अवेलेबल नहीं हुए थे गूगल ड्राइव में, तब तक मैंने जो है कनेक्ट सिविल के नोट्स देखे थे,
क्योंकि उस वक्त तक मैंने जो टेस्ट सीरीज ली नहीं थी, थोड़ी सी कुछ दिन बाद ली थी। और कनेक्ट सिविल के नोट्स जो है मुझे इसके बारे में पता लगा था यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मैंने चीज़ें देखी कि पत्र लेखन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो सबसे जो बेस्ट लेक्चर मुझे लगे थे इसी के कनेक्ट के लगे थे। और यूट्यूब से देखने के बाद मुझे यूट्यूब से देखे तो फिर मैंने उनके कनेक्ट की जो है जो मेन जो टेस्ट सीरीज थी जीएस वगैरह की या फिर पेपर 1, 2, 3 की, तो उसके साथ साथ जो है वो नोट्स भी उन्होंने दे दिए थे, है ना, इनके जो 7-8 टॉपिक है उनके। और ये हो गया आपके कंपोजिशन में पहली चीज़ परख के नोट्स, और मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और कनेक्ट से अब आप सवाल उठता है कि कनेक्ट के बेस्ट है या फिर परख है। मेरे हिसाब से मेरी नज़रों में परख के ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप जो है दोनों में से देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको चुन सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कनेक्ट सिविल और परख के जो है आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं। देखो जो कंपोजिशन का पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट तो आप खुद अपने आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे 100%। अभी मैं आगे बढ़ूंगा आगे बताऊंगा कि किन किन जो है आपको टॉपिक में वीडियो देखने चाहिए, जैसे पत्र लेखन वगैरह निविदा है, और वहाँ पर आपको वीडियो 100% देखने चाहिए, और वो मैं एक एक चीज़ बता दूंगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप वीडियो देखें, जैसे कनेक्ट सिविल के जो है वीडियो मैंने सबसे पहले देखे थे, क्योंकि यूट्यूब पर जो अवेलेबल तभी मैंने कहा था। परख के मैंने कोई बाद में मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने कनेक्ट के एक बार जो है वो देख लिए थे कि पत्र कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। लेकिन मैंने बाद में क्या किया, मैंने कनेक्ट के जो है वीडियो देखे तो उनके नोट्स भी देखे थोड़े बहुत। बाद में मैंने परख के वीडियो नहीं देखे, लेकिन मैंने परख के जो नोट्स देखे, तो नोट्स देखने के बाद मुझे पता लगा यार परख वालों ने जो है बड़े ही जो है वो शानदार तरीके से नोट्स बना रखे हैं। तो फिर मैंने कनेक्ट के सिविल के जो नोट्स थोड़े बहुत लिए थे, है ना, बस 3-4-5 टॉपिक लिए थे जो पत्र लेखन वाला निविदा वगैरह जो पार्ट होते हैं उनके लिए। तो उनको मैंने फिर परख के माध्यम से उनको चीज़ों को और अपडेट कर दिया था कनेक्ट के नोट्स को, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा स्टैंडर्ड के जो है नोट्स बनाए हैं। उसके बाद में जो आपको क्या करना है, पहली चीज़ होगी परख के नोट्स। उसके बाद में आपने वीडियो लेक्चर आपको देखना ही देखना, क्योंकि कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर आपको क्या करना है, परख की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। व्याकरण और इनकी टेस्ट सीरीज साथ में होती है, तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी आपकी। तो तीसरी चीज़ ये होगी। बाद में चौथी चीज़ क्या आती है, चौथी चीज़ आती है आपकी इंटरलिंकेज की। इंटरलिंकेज कैसे है कि जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके ऐसे का 150 नंबर का पेपर होता है, तो वहाँ से ऐसे की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे आपको पता है कि आपके आरपीएससी आरएस के एग्जाम में भी शायद 20 नंबर का जो है वो ऐसे पूछा जाता है। और उसके बाद में हिंदी अनिवार्य पेपर भी होता है यूपीएससी के एग्जाम में, वहां पर भी सेम टू सेम चीजें कि व्याकरण भी होता है और कंपोजिशन का पार्ट भी होता है। इस लेवल पर नहीं होता है लेकिन होता जरूर है, तो वहां पर आपको इंटरलिंकेज मिल जाएगा। प्लस कोई ऐसा ही कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो कंपोजिशन पार्ट को छोड़कर बाकी मामलों में व्याकरण वगैरह में तो जो है ऐसे ही एग्जाम वाले बच्चों को जो बढ़त है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे इंटरलिंकेज कहाँ है और कहाँ नहीं है। अब हम चलते हैं सिलेबस पर कि इसका सिलेबस क्या है और क्या नहीं है। ये इसका पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस है। जैसे कि इसमें हिंदी सामान्य हिंदी में जो है वो 3 पार्ट है। एक तो भाग ए है 50 नंबर का, भाग बे है आपके 50 नंबर का, और भाग से है आपके 20 नंबर का। तो मैंने भाग बे और से को मिलाकर कंपोजिशन पार्ट मान लिया था और उसको शुरू में मैंने 70 नंबर दिखा दिए थे। तो ये पूरा का पूरा जो व्याकरण है मैंने यहाँ पर चीज़ें आपकी लिख दी है कि राघव प्रकाश की किताब देखनी है, आरबीसी की किताब देखनी है, और साथ साथ में ये भी बता दिया था कि वीडियो लेक्चर भी देखने शुरू में, वो शुरू की बुक लिस्ट आप जरूर देखें। और यहाँ पर मैंने और चीज़ लिख दी है कि ये जो शुरू की टॉपिक है संधि संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ पर राघव प्रकाश के लेक्चर आप जरूर देख लें, या कोई और अच्छा टीचर है उसको देख लें। बाकी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य है ना, मुहावरे कहावतें जो भी हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें आप खुद याद कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी मैं फिर कहूँगा, क्योंकि खुद से याद करने में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो किताब से तो 100% पढ़ना है, लेकिन जब खाना खा रहे हो या फिर जब फ्री हो तो इनसे संबंधित भी आप वीडियो देखते रहें, चीज़ें याद आसानी से होगी। नहीं तो विलोम शब्द पढ़ा 2 दिन तक वापस किताब हाथ में लगी नहीं, क्योंकि तो अगले टॉपिक चले गए, पर्यायवाची पर चले गए मान लीजिए, और किताब आपके हाथ में नहीं है, फिर आपको लगेगा यार मैं विलोम शब्द बोल रहा हूँ, तो क्या करना, खाने खाते वक्त जो किसी के वीडियो लेक्चर सुन लेने, तो आपको चीज़ें भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। और एग्जाम के टाइम तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है आपका अगला पार्ट कंपोजिशन का, जो कि 50 नंबर वाला ये। तो इसमें आपको मैंने शुरू बता दिया कि परख के नोट्स देखने, कनेक्ट सिविल के जो वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं, और परख के भी वीडियोज देख सकते हैं। मैंने पहले देख लिए थे, इसलिए बार बार चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। और बाद में मैंने जो वीडियोज में मुझे लगा कि यार कुछ कमजोरियां, वो मैंने परख के नोट्स देख वापस उनको दूर कर दिया था। अब इसमें है कि इसमें कहाँ पर वीडियोस देखनी चाहिए, जो मैंने बात शुरू में कही थी। यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं जो आप जहाँ पर आप वीडियो देख, पत्र लेखन और प्रारूप लेखन। जैसे सामान्य कार्यालय पत्र क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होता है, अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, निविदा क्या होती है, परिपत्र क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होता है। ये 8 चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको वीडियो 100% देखें, मैं यही कहूँगा। नहीं तो चीज़ें मुश्किल से समझ में आएगी कि क्या प्रारूप है क्या प्रारूप नहीं है। खुद से ही फिर चीज़ें आप सोचना शुरू कर दोगे, ये प्रारूप हो सकता है वो हो सकता है, जबकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है और याद करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए माइंड को ओपन रखें, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, जितना जितना ढंग से सोचोगे उतने ही आसानी से प्रारूप याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और यहाँ पर मेरे हिसाब से परख जो है सबसे बेस्ट है। बाकी मैंने इसके लिए वीडियो जो है वो कनेक्ट सिविल की देखे थे, क्योंकि यही यूट्यूब पर थे। मैं बार बार ये चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद में क्या है कि संस्कृतिकरण सिंपल है, लेकिन कई सारे बच्चों के लिए टफ भी हो सकता है। उनको कई बार समझ में नहीं आता कि संस्कृतिकरण होता क्या है।
है ना, वो क्या करते हैं 10 लाइनें दे रखी है तो 5 लाइनें उठाकर लिख देते हैं सेम टू सेम। वो चीज़ें नहीं करनी है, खुद की भाषा में लिखना होता है। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आई तो परख के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर देख सकते हैं आपकी कैसे लिखना क्या नहीं। बाकी कनेक्टिव भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और इसके नोट्स भी देखने पर के। यहाँ पर पल्लवन है, सेम चीज़ है। कोई यूपीएससी का बच्चा है तो वो शानदार से शानदार पल्लवन लिख सकता है, लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ आरएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको अच्छे कोटेशन लिखने पड़ेंगे। तो अच्छे कोटेशन जो है आप परख के इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, या फिर एक दृष्टि आईएएस की जो है निबंध नाम की निबंध दृष्टि नाम से किताब आती है, उसमें पीछे कई सारे कोटेशन उन्होंने दे रखे होते हैं, तो वहां से आप उठा सकते हैं। या फिर आज तो एआई वगैरह है तो वहां से देख सकते हैं, या कोई ना कोई जो है पीडीएफ मिल जाएगी आपको किसी न किसी ऐसे की, तो वहां से चीज़ें पल्लवन में भी क्योंकि कोटेशन लिखे जाते हैं शुरू में और लास्ट में, तो उन चीज़ों को आप जो है जरूर देख लें। और यहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आएगी पल्लवन कैसे भाव विस्तार किया जाता है तो वीडियो भी आप देखें। शुरू में समझ में नहीं आएगा कि भाव विस्तार कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। बाद में आता है अनुवाद। अनुवाद मेरे हिसाब से एकदम सिंपल है उनके लिए जिन्होंने इंग्लिश को ढंग से पढ़ा है, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उनके लिए अनुवाद जो है काफ़ी टफ हो सकता है, तो मैं इसीलिए कहूँगा कि शुरू से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और अंग्रेजी में कुछ ना कुछ पढ़ते रहे आप। न्यूज़पेपर की चाहे मैं कहता हूँ 15 मिनट ही पढ़ो आप, लेकिन जरूर पढ़ो। बाकी तो अगर बाकी पेपर में भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर आप 100% पढ़ें, उनसे बेस्ट कोई सोर्स नहीं है आज के टाइम में। उसके बाद में क्या है, भाग से कि किसी सामयिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेखन, तो ये तो सिंपल है, मैं अपने आप में कहूँगा। आप निबंध तो बचपन से लिखते आ रहे हैं, 12वीं क्लास में भी लिखा ही होगा, लेकिन फिर वही चीज़ आती है कि सिर्फ लिखने से और नंबर लेने में बड़ा अंतर होता है। इनमें कैसे वैल्यू एडिशन करना है कैसे नहीं करना है। अगर आप पहली बार ही हो, मान लीजिए कि आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं आरएस का, और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, तो फिर मैं यहाँ कहूँगा आप किसी न किसी अच्छे टीचर के वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परख के देख लो। या यूपीएससी में जो निबंध लिखे जाते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं ना, 1000 से लेकर जो 1200 शब्दों में जो लिखे जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 250 शब्दों में लिखना है। तो आप किसी भी परख इंस्टीट्यूट को देख लो या किसी और को देख लो, प्लस किसी का आप नोट्स जरूर देखें। कोटेशन वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएंगे, राजस्थानी भाषा के भी कोटेशन प्लस हिंदी भाषा के भी कोटेशन, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूरी पूरी आपके जो है वो खत्म होती है कि हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी ये कोटेशन वगैरह है ना हिंदी के लिए, मेरे पास बहुत सारे पढ़े हैं। प्रॉब्लम ये कि वो इतने ज़्यादा है मैंने, क्योंकि हिंदी साहित्य भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था यूपीएससी में। अभी भेजूंगा तो पता नहीं पीडीएफ कितनी लंबी बन जाएगी, और आप उसमें से छांट भी नहीं पाओगे कि कौन कौन से काम के और कौन कौन से काम के नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने खुद की लिस्ट बनाएं। और सबसे बेस्ट है कि आप या तो अगर परख के मिलते हैं आपको बेस्ट कोटेशन अगर मिल जाते हैं तो वहाँ से कर लेना, नहीं मिलते हैं तो आप मैंने जैसे बताया कि दृष्टि एज की बुक आती है उसमें सबसे लास्ट में पेज में दे रखे हैं। और आप खरीदना मत, अगर आपको लगे और मान लीजिए आपका खरीदने का मन कर रहा है तो खरीद लेना, क्योंकि शुरू के 30 पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो क्या करना है, दृष्टि एज बुक में शुरू के 30 पेज की आप पीडीएफ बना लो दुकान पर जाकर, और लास्ट में जो कोटेशन दे रखे हैं कुछ पेज में उनकी आप पीडीएफ बना लो। और पीडीएफ तो बना ही सकती है, इतनी बड़ी दुकान होती है, किसी को क्या ही पता होता है कि पीडीएफ बना रहा है क्या कर रहा है। तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और ये दृष्टि एज की बुक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आ जाएगी, क्योंकि बीच में जो ऐसे वगैरह हैं वो निशान जैन जी को छोड़कर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लिखे नहीं गए हैं। तो यहाँ पर आपकी पूरी पूरी जो है बुक लिस्ट खत्म होती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत करें। आप आरबीसी किताब देखें, वक्त मिलता है तो राघव प्रकाश जी को देखें, उनके जो है लेक्चर को देखें। आप जो है परख के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के भी आप लेक्चर देखें, आप नोट्स देखें, उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और प्लस जो मेज पास करें उनको आप जो है जब खाना खा रहे हैं घूम रहे हैं तो है रिवीजन का आधार बनाकर चीज़ों को सुनते रहें। कंपोजिशन ऐसा पार्ट है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो प्रारूप वगैरह लेखन वगैरह होते हैं उनको बार बार देखना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो प्रारूप वगैरह आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेंगे। तो मैं तो डेली जो है फिक्स कर दिया था टाइम, कितना टाइम दूंगा, आधा घंटा पौने घंटा 1 घंटा, ताकि मुझे चीज़ें सब कुछ याद हो जाएं। और फिर मैं सचेत कर देता हूँ कि जो सबसे प्रसिद्ध जो कोचिंग हैं उनके चक्रों में मत पड़ना, जितनी उनकी प्रसिद्धि है वो उतने ही लो लेवल के हैं। और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वही लोग सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं जो सबसे ज़्यादा उतले होते हैं, सबसे ज़्यादा छिछले होते हैं। जैसे कि आज के दौर में प्रशासक कौन से ज़्यादा फेमस है, आपको खुद को पता है, जिनके पीछे कैमरे चल रहे होते हैं वो ज़्यादा फेमस है। आज के दौर में नेता कौन से फेमस है, आपको पता है कि कौन कौन से और कौन कौन से नहीं है। जो ज़्यादा छिछले होंगे वही उतने ज़्यादा फेमस होंगे, और ये चीज़ हर एक मामले में लागू है। वही आज के दौर में ज़्यादा फेमस हो रहा है जो छिछला ज़्यादा है, और कोचिंगों में मामले में सेम चीज़ हो रही है कि वही सबसे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं जो छिछलेपन से भरे पड़े हैं, जिनमें गहराई है उनको लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा अपने पैसे किसी ऐसी कोचिंग में बर्बाद मत कर देना जहाँ से आपको आउटपुट और जो आउटकम है वो ना के बराबर मिले। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।